3400 लोगों को लिटाया गया वहीं नहर के किनारे, के हाथ पांव बांध दिए गए और उनके गले को रेत कर उनकी हत्या कर दी। क्या वजह थी कि जब वो सिवान से सांसद थे तो एक वक्त उसे मिनी पाकिस्तान भी कहते थे? सिवान में एक सिंपल सा रूल था, एक तो वहां पे किसी भी पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था, किसी भी पार्टी का कोई झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता था। शहाबुद्दीन के फोटोज लगे होते थे दुकानों में। 96 के चुनाव के बाद एक मुखिया की हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बूथ में शहाबुद्दीन को कम वोट मिले थे। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। डेटा है 1990 से 2004 का जो चुनाव जितने भी हुए बिहार में 650 लोग मारे गए। ये सारी बातें जब मृत्युंजय जी मैं सुन रहा हूँ तो मुझे जो पाब्लो एस्कोबार की वेब सीरीज थी नार्कोज, उसकी याद आ रही है। राज्य के डीजीपी होते थे, उनको लालू जी मुंशी जी कहते थे। मुंशी जो थानों में अपने क्लर्क नहीं होता है, और पब्लिकली कहते थे क्या मुंशी जी क्या हाल है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लालू जी के, मुकुंद प्रसाद एंड दिस इज अगेन अ फैक्ट, मुकुंद प्रसाद पीकदान उठाते थे उनके लिए पान थूकने के लिए। कहीं से भी अगर रात में कोई एक हल्की सी भी लाइट दिख गई तो फिर वो जिम्मेदारी होती थी उस व्यक्ति की, वो उठकर हल्ला करेगा, पूरे गांव को जगाएगा और फिर सब भागेंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। जिसके पास जो हथियार है वो लेके निकलेंगे, सब अपनी अपनी छतों पर आएंगे। बाकी महिलाएं बच्चे छिप जाएंगे, धान की कोठरी में छिप जाएंगे, छतों पर छिप जाएंगे और जितने भी मर्द हैं वो बंदूक लेके अपने अपने घर की छतों पर तैयार हो जाएंगे। राजपूतों की सनलाइट सेना थी, यादवों की लोरिक सेना थी, कुर्मियों की भूमि सेना थी, सबकी अपनी अपनी सेनाएं थी। उन्होंने भाषण दिया कि ये जो भूमिहार जाति के लोग हैं ये हमारी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी करवाते हैं, तो जब तक हम इनकी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी नहीं करवाएंगे तब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। उनके जो समर्थक थे वो कहते थे कि अरे लालू का चेला जो है शहाबुद्दीन, उसको आज तक तो पुलिस हाथ ही नहीं लगा पाया। शहाबुद्दीन पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है और ये पुलिस वाला लोग लालू को छू लेगा। दूसरे स्टेट में जाकर वो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जलील हो रहा है, तो क्या वहाँ के नेता की खुद की गैरत उसे ललकारती नहीं है कि आखिर अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना वक्त निकालने के लिए उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ ये देना चाहता हूं कि हम सभी ने कह सकते हैं कि 90 के दशक में उसके बाद अक्सर ये किस्से सुने थे कि बिहार में एक वक्त जंगल राज था। कुछ छोटी मोटी घटनाओं के जरिए बात हम तक पहुँचती थी। लेकिन पिछले साल एक ऐसी किताब आई जिसे मृत्युंजय जी ने लिखा, जिसके जरिए उस जंगल राज की हकीकत या यूं कहें कि उसकी बारीकियां लोगों तक पहुँच पाई। और आज इसी मामले पर बात करने के लिए, उन्हीं किस्सों को समझने के लिए, उस वक्त के बिहार को समझने के लिए हमने ख़ास तौर पर मृत्युंजय जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आएँ ताकि हम और बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आखिर उस वक्त का बिहार था कैसे। तो मृत्युंजय जी पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, आपने किताब लिखी और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 1-1.25 साल हुआ इस किताब को, लेकिन इसकी इतनी चर्चा भी बहुत कम किताबों को नसीब में होती है वो चर्चा। तो पहले तो उसके लिए आपकी मेहनत को सलाम। थैंक यू। तो सबसे पहले मृत्युंजय भाई मुझे ये बताइए कि क्या मोटिवेशन था इस किताब को लिखने का? 2 रीज़न है। पहले तो ये कि जो चीज़ टुकड़ों में लोगों के पास है तो आदमी को लगता है यार मैं क्या उसमें नया ऐड कर पाऊंगा। और दूसरा ये कि जब आप इतने कह सकते हैं कि एक डार्क ट्रुथ के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो ताकतवर भी रहे हैं और निर्मम भी रहे हैं, तो एक डर ये भी रहता है कि कहीं वो लोग नाराज़ ना हो जाएं, कहीं वो मुझे प्रेम पत्र ना भेजने लगे। तो पहले तो ये बताइए कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ लिखा है, प्रेम पत्र भी मिले आपको? मिला है प्रेम पत्र अभी जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले एक लीगल नोटिस आया है मुझे। ओके। तो साधु यादव जो एक पात्र हैं उस किताब में और जिनकी कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है। तो ऑफ कोर्स हम लीगली उसको परस्यू करेंगे और उनका कहना था कि माफ़ी मांगी जाए और कि कंटेंट जितना भी है सब जगहों से हटवाया जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने बहुत पब्लिकली उसको डाल के ये लिख दिया है, संदेश पहुंचा दिया है कि माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, ये कंटेंट हटाया भी नहीं जाएगा और ज़्यादा चर्चा की जाएगी। जो घटनाएं अभी तक चर्चित नहीं उसको भी चर्चा में लाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल। रिस्क ये है कि अगर ये केस पर चर्चा हुई तो उन मामलों पर फिर से चर्चा होगी, है ना? होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी से सवाल मेरा पहले निकलता है कि जब आपने किताब को लेकर रिसर्च करना शुरू किया तो कौन सी चीज़ें आपके सामने भी पहली बार आई और उसने आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया कि यार ऐसे कैसे हो सकता था? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं बिहार में जो एकदम एक्सट्रीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में जिस प्रकार के नरसंहार हुए पूरे 90 के दशक में, आप देखेंगे करीब 59 मैसेकर्स हुए। और जब हम मैसेकर बोलते हैं तो मैसेकर मतलब 1-2 हत्याएं नहीं होती या 2-3-4 हत्याएं नहीं होती। मैसेकर मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड हत्या जिसमें 8-10 लोग कम से कम
कम से कम मैं बोल रहा हूं। और एवरेज के तौर पर एक गांव के जितने भी पुरुष हैं सब मार दिए जाए। और ये जातीय संघर्ष था, और ये पूरा जातीय संघर्ष था। तो इस प्रकार के नरसंहार जैसे बचपन में मैंने इनफैक्ट बहुत क्लोजली देखा है इस सेंस में कि जब मैं अपने गांव जाता था और गर्मी की छुट्टियों में, और एक प्रकार से दहशत होता था पूरे गांव में। लेट 90s की मैं बात कर रहा हूं, और पूरा गांव हमेशा चौकन्ना होता था कि किसी भी रात पे अटैक हो सकता है। तो गांव की छतों पर लोग ड्यूटी बंदी होती थी कि हर घर से एक एक व्यक्ति गांव की छत पर सोएगा, और उसमें से कुछ लोग जागकर पहरा देंगे, और पहरा देकर ये देखते रहेंगे कि कहीं से भी कोई लाइट तो नहीं आ रही है, क्योंकि बिजली नहीं होती थी पूरे बिहार में, कहीं बिजली नहीं होती थी। गांव तो खैर छोड़ ही दीजिए आप। तो अगर कहीं से कोई लाइट आ रही है इसकी मतलब कि गाड़ी आ रही है, और गाड़ी आ रही है इसका मतलब कि नक्सलाइट्स आ रहे हैं। तो कहीं से भी अगर रात में कोई एक हल्की सी भी लाइट दिख गई तो फिर जिम्मेदारी होती थी उस व्यक्ति की, वो उठकर हल्ला करेगा, पूरे गांव को जगाएगा, और फिर सब भागेंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। जिसके पास जो हथियार है वो लेके निकलेंगे, सब अपनी अपनी छतों पर आएंगे। बाकी महिलाएं बच्चे छिप जाएंगे, वो धान की कोठरी में छिप जाएंगे, छतों पर छिप जाएंगे। और जितने भी मर्द हैं वो बंदूक लेके अपनी अपनी घर की छतों पर तैयार हो जाएंगे कि अब सामना करना है। तो ये मंजर मैंने देखा है। जो मेरा ननिहाल है वहां पे, उस गांव पे एक्चुअली अटैक हुआ, और एक बार नहीं 4 बार अटैक हुआ। एक गांव पे छोटा सा गांव है, 20 घर हैं उसमें, और अब तो ठीक है वहां सड़कें बन गई हैं। पहले उस गांव में जाने के लिए आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था खेतों की आरियों पे, और बरसात होती थी तो ये आपको पैंट ऊपर करके कीचड़ से पूरे क्योंकि खेत में कीचड़ हो जाते हैं बारिश में जब धान का सीजन होता है, तो इतने इतने कीचड़ में आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चल के उस गांव तक पहुंचना पड़ता था। इतना दुर्गम गांव, और उस गांव पे 4 बार अटैक हुआ। लेकिन उस गांव के लोग खुद को खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि जब भी अटैक हुआ तो वही जो पहरेदार थे उनको दिख गया, उन्होंने शोर कर दिया, लोग छतों पे आ गए, और सब तैयार हुए। तो दोनों ओर से फायरिंग हुई, और एक बार लोग जग जाते हैं। अगर फायरिंग शुरू हो गई तो ठीक है, बस टारगेट ये होता है कि रात भर किसी प्रकार से उनको गांव की परिधि पे रोक देना है, क्योंकि सुबह होने लगेगी तो खुद ब खुद भाग जाएंगे। तो रात भर रोक दिया गया। इसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, जो जातीय संघर्ष था, जो लोग बिहार के बाहर के अगर नहीं जानते, मूलतः किन किन जातियों के बीच में था, और ये क्यों ये नौबत आ गई, या मन के अंदर इतना गुस्सा या जहर क्यों था कि सिर्फ जाति के आधार पर एक जाति दूसरे को मार रही है? बहुत अच्छा सवाल आपका। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब हम आज़ाद हुए, जाति हर जगह है देश में, हमारे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं हमारे देश का जो बोल सकता है कि हमारे यहाँ जाति नहीं है। बिल्कुल। और जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर जगह है। अंबेडकर हुए तो महाराष्ट्र से हुए, वो कोई बिहार से नहीं आए, यूपी से नहीं आए। पेरियार थे तो तमिलनाडु में थे, वो कोई बिहार यूपी में नहीं। तो हर जगह जाति है और डिस्क्रिमिनेशन। बिहार में भी जो सोसाइटी है, आज भी मैं बोलता हूँ जाति है, डिस्क्रिमिनेशन है ना। आज भी दलित जातियां हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जाति के नाम पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लेकिन बिहार वो पहला राज्य था, ये भी, और थोड़ा सा ये आयरनी है, बिहार वो पहला राज्य था जिसने आज़ादी के बाद जमींदारी को एबॉलिश किया 1950 में। पहला राज्य था। उसने कहा कि हम लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि लैंड सबसे बड़ा रीजन है इनइक्वालिटी का। कि आप देखेंगे एक जनरली जैसे जैसे जाति का जो लेवल्स है, ओबीसी से आप एससीज की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो लैंड होल्डिंग भी वैसे से कम होती जाती है। तो जितना ज्यादा जाति कोई नीचे है एक तरह से, या प्रताड़ित है, या उस क्रम में सबसे नीचे, उसके पास जमीन भी सबसे कम होती है। तो बिहार ने कहा कि हम, और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिम्मेदारी उन्मूलन किया गया। तो उसको बहुत सारे लोगों ने, जिसके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने अलग अलग तरीकों से ज़मीन को अपने पास रखने के तरीके बताए। बेनामी ज़मीन हो गया, उसको मंदिर के नाम पे डोनेट कर दिया, स्कूल के नाम पे डोनेट कर दिया। फिर लैंड सीलिंग एक्ट आया कि कितना लैंड आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें हुआ कि अगर प्लेन एरियाज है तो 50 एकड़, हिली एरियाज, प्लेन एरियाज है तो 30 एकड़, हिली एरियाज है तो 50 एकड़, ऐसे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। बिहार वो ज़मीन थी जहाँ पे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि स्टेट नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको बल से, इसको स्वेच्छा से लोग जमीन दान करने लगेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो उन्होंने भूदान आंदोलन वहां पे चलाया। जयप्रकाश नारायण ने उसमें ये दिया। तो सोचिए अब जितना भी सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का मूवमेंट है वहीं चला, वहीं से हुआ। राइट। स्वामी सहजानंद सरस्वती वहीं से हुए, जिन्होंने सबसे बड़ा किसान आंदोलन देश का चलाया।
लेकिन फिर भी आयरनी ये है कि प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुआ। आप देखते हैं जो भूदान आंदोलन में भी जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हुए उसमें बहुत सारे लगे कि जिसके पास भी जो सबसे बेकार जमीनें थी उन्होंने दान में दे दी, जिसको ऑलरेडी खेती नहीं कर रहे थे, जिसपे लैंड सीलिंग, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी लोगों के पास जो जमीनें थी उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको रखा। तो इस कारण से क्या हुआ, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो रहा, और जो हालत में सुधार आनी चाहिए थी दलितों की या वैसे कास्ट की जो सबसे निचले पायदान पे थे वो नहीं हुआ। और 1960 के दशक में आप देखेंगे एक प्रकार से मूवमेंट शुरू हुआ, लोहिया का मूवमेंट शुरू हुआ, लोहियावादी मूवमेंट, और ओबीसीज ने अपना राइट्स असर्ट करना स्टार्ट किया, कि हमारी इतनी संख्या है, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और 1967 में आप देखेंगे पहली बार बिहार में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है और एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनता है। और वहां से मुझे लगता है कि जो ओबीसी असर्शन था वो थोड़ा बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे जब ये ओबीसी असर्शन बढ़ने लगा तो हर क्षेत्र में बढ़ने लगा, पॉलिटिकल, सोशल, ये धीरे धीरे जब बढ़ते गया, साथ साथ दलित भी कुछ कुछ उनके साथ जुड़ते गए जो दलित कास्ट। 1990 आते आते ये जो ओबीसी असर्शन था ये इस लेवल में पहुंच गया कि इन्होंने कहा कि अब हमें वो सारे हक चाहिए जिनसे अब तक हमको वंचित रखा गया है। और तब तक आप देखेंगे मोस्टली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, और खासकर कांग्रेस के 80 से 90 में आप देखेंगे कांग्रेस के 5 चीफ मिनिस्टर्स रहे, 5 अपर कास्ट से थे। आखिरी जगन्नाथ मिश्र थे। आखिरी जगन्नाथ मिश्र थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपना हक चाहिए, और 1990 में लालू आगे बन गए चीफ मिनिस्टर। अब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। जैसे आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर ही पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, वो ईबीसी से आते थे, नाई कास्ट से आते थे, लेकिन उनका जो अप्रोच था वो थोड़ा कंसीलिएटरी था। उन्होंने 1977 में मुंगेरीलाल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया कि रिजर्वेशंस मिलने चाहिए ओबीसी कास्ट को। तब कितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहा होगा आप सोचिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाया, सबको बुलाया, समझाया क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सुन ली, इसकी भी थोड़ी सुन ली। इसलिए कभी समाज में वो दरार उत्पन्न नहीं हुआ। विरोध बहुत हुआ उस समय भी, लेकिन दरार उत्पन्न नहीं हुआ। 90 में क्या हुआ, जब लालू चीफ मिनिस्टर बने और उसके साथ एक दो घटनाएं और हुई। उसी समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसी समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, और इसको उन्होंने बहुत एक तरह से पॉलिटिकली भुनाया। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो पूरे देश में लागू हुई, कोई एक स्टेट में तो लागू नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन लालू ने इस तरह से दिखाया कि जैसे ये बिहार में ही लागू हो रहा है और मैं ही लागू कर रहा हूं, राइट। और जिस प्रकार के भाषण दिए गए उससे वो जो खाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, दरार एग्जिस्ट करती थी बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट के बीच, वो खाई बन गई। और उन्होंने खुलेआम भाषणों में कहा, जैसे लालू के स्टेटमेंट्स है कि अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है, जितने भी ऊंची जातियों के घर है उससे ऊंचा घर बनाओ, है ना। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, भूरा बाल साफ करो, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए गए कि वो जो दरार थी वो खाई में तब्दील हो गई। साथ ही साथ एक पैरेलल मूवमेंट जो चल रहा था वो था नक्सलाइट मूवमेंट, जो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी से 1967 में, धीरे धीरे 70 के दशक में बिहार में आया। और बिहार में जो दलितों के इश्यूज थे सबसे ज्यादा वो थे कि खेत में जो काम कर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है ढंग से, उनकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको स्कूल जाने का अधिकार, कुएं से पानी निकालने का अधिकार, ये सब नहीं है। तो वो जो नक्सलाइट फैक्शंस थे उनने उसके लिए आवाज उठाई और बहुत उनको सपोर्ट मिला। तो 90 आते आते ये भी स्ट्रांग हो गए, जो नक्सलाइट मूवमेंट था। और नक्सलाइट में 2-3 फैक्शंस थे, आप देखेंगे, एक एमसीसी था, एक माले लिबरेशन था और एक पार्टी यूनिटी था। जनरली जो है नक्सलाइट मूवमेंट आप देखेंगे वो क्लास बेस्ड मूवमेंट है, देश के सारे कोनों में। बिल्कुल। वो बंगाल में कोई जाति का नहीं मूवमेंट है, छत्तीसगढ़ में कोई जाति का नहीं मूवमेंट है, तेलंगाना में कोई जाति का मूवमेंट नहीं। वो बोलते हैं कि हैव्स वर्सेस हैव नॉट है। बिल्कुल। अमीर बनाम गरीब। लेकिन बिहार में ये नहीं रहा। बिहार में स्टार्ट तो वैसे ही हुआ कि हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स है, मगर आप धीरे धीरे देखेंगे वो जाति में तब्दील हो गए। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि एमसीसी की अगर बात करते हैं तो एमसीसी क्या था कि गरीबों की, मजदूरों के हक की बात करेंगे। लेकिन अब फाइनली देखेंगे तो उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था और उसकी जो पूरी लीडरशिप थी वो एक कास्ट से आने लगी, यादव्स की। ओके। जो पार्टी यूनिटी थी पूरी कुर्मियों से का दबदबा उस पर हो गया। जो लिबरेशन था उस पर दलित कास्ट का पूरा दबदबा हो गया। और एसेंशियली ये जो क्लास बेस्ड मूवमेंट होना चाहिए तो कास्ट बेस्ड मूवमेंट हो गया। और इसी का सबसे पहले भी नरसंहार हुए हैं बिहार में। आप देखेंगे 77 में बेलची में नरसंहार हुआ, कुर्मियों ने बगल के गांव में दलितों की हत्या कर दी थी।
आप 86-87 में देखेंगे एक दलीलचक भगौरा में हुआ औरंगाबाद में, करीब 42 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन 92 मुझे लगता है वो पॉइंट है जहां से जब वो शुरू हुआ सिलसिला, उसके बाद एक सीरीज ऑफ नरसंहार हुए, 59 नरसंहार। 59 वो एक या दो पे नहीं रुका। और 92 में वो जो 12 से शुरू हुआ, और फिर उसके रेजिस्टेंस में फिर अगड़ी जातियों ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई। जितनी अगड़ी जातियां सबकी अपनी अपनी सेनाएं। एक समय पे बिहार में 14 सेनाएं थी, कास्ट आर्मीज। उसमें भूमिहारों की पहले एक SLF करके आई, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, फिर एक ब्रह्मर्षि सेना आई, सब कुछ दिनों में खत्म हो गई। फिर फाइनली रणवीर सेना आई, जो बहुत दिनों तक चली और बहुत ज्यादा ही सशक्त हो गई। एक समय उसके पास, बिहार में रणवीर सेना का कहना था कि मेरे पास 17,000 आर्म्स है मेरे डिस्पोजल पे। और इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा था? उस जाति के सारे लोग। लेकिन हथियार कहाँ से मिल रहे थे उनको? हथियार मिलना कौन सी भारी बात है इस देश में। और क्या पॉलिटिकल बैकिंग भी थी उनको? बिल्कुल थी। ये जितने भी आर्मीज या कास्ट आर्मीज या MCC, लिबरेशन पार्टी, यूनिटी आप देखेंगे, सबको अपनी अपनी जातियों की बैकिंग थी, उनके लीडर्स की बैकिंग थी। उनके पास फंड्स आते थे, उससे वो हथियार खरीदते थे, दूसरी जाति के लोगों को मारते थे। राजपूतों की सनलाइट सेना थी, यादवों की लोरिक सेना थी, कुर्मियों की भूमि सेना थी, सबके अपनी अपनी सेनाएं थी। मतलब आप मृत्युंजय जी, आप बोल रहे हैं तो मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आज जब हम यूं ही कह देते हैं कि अरे ये तो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, ये जाति के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि इस तरह की राजनीति हुई जिसमें जो आपका वोट बैंक नहीं है, आपको लगा इसको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और आपने जातियों की सेनाएं बनाई और उसको मारने तक के लिए आप तैयार हुए। मतलब ये तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, इन बहुत सारे जो सेनाएं थी, इसमें प्रॉपर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिशियंस का। मैं नाम लेके बता रहा हूं, सुरेंद्र यादव MP हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुरेंद्र यादव उस समय विधायक हुआ करते थे 90 के दशक में। बेलागंज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहानाबाद के जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आती है। 1992 में 12 में नरसंहार हुआ। 12 में नरसंहार हुआ, उसके पहले एक SLF करके ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भूमिहारों की ऑर्गेनाइजेशन थी, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट। ठीक है। उसके लीडर थे रामाधार सिंह। रामाधार सिंह ने 12 के पास के गांव में कुछ दलितों की हत्या की। मीन और बरासिम्हा 2 गांव थे। जब ये हत्याएं हुई तो सुरेंद्र यादव, तो उसके ऊपर पुलिस ने जो भी एक्शन लिया नहीं लिया, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि दलितों की जो हत्या हुई है इसके खिलाफ जो पुलिस है, जबकि सरकार उनकी थी, उन्होंने कहा कि पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं रही है। और उन्होंने कहा कि एक सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो DM SP है दोनों बेकार है, ये मदद नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा सबसे आसान तरीका क्या है DM और SP को यहां से हटाने का? लालू जी ने एक रूल बना रखा है कि जहां भी नरसंहार होगा तो DM SP का ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर कोई नरसंहार हो जाए तो DM SP का ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले उस पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर उन्होंने भाषण दिए, और वो भाषण मैंने इनफैक्ट बुक में कोट किया। उन्होंने भाषण दिया कि ये जो भूमिहार जाति के लोग हैं, ये हमारी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी करवाते हैं, तो जब तक हम इनकी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी नहीं करवाएंगे तब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। तो हमें अपना हक के लिए इनकी महिलाओं से अपनी खेतों में मजदूरी करवानी पड़ेगी। उन्होंने घूम घूम कर ऐसे ऐसे भाषण दिए और उसकी रिकॉर्डिंग की उसमें कैसेट में, और उसके फिर कैसेट बंटवाए गए उन गाँव में, आसपास के गाँव में, ताकि वो एक प्रकार से वो विद्वेष पैदा हो। क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त। था नहीं। और जिस दिन 12 का नरसंहार हुआ फरवरी 1992 में, उसके पिछले दिन ये कहा गया कि ये जो रामाधार सिंह है ये आज रात को 12 में रुकेगा, आज वहीं ठहरने वाला है। ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरे क्षेत्र में फैला दी गई, और MCC के जो पूरे कैडर थे उनको एक्टिवेट कर दिया कि आज रात को रामाधार सिंह 12 में है, तो उसको मारने के लिए उस गांव को आज घेरना है। और रात में उस गांव को घेरा गया। MCC के करीब 500 लोग ने उस गांव को घेरा। वो पुलिस की वर्दी में आए, उन्होंने दरवाजे खटखटाए और कहा कि हम तो सिर्फ रामाधार सिंह को ढूंढने के लिए आए हैं, दरवाजा खोल दो, किसी को कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। हर एक घर से जो भी पुरुष थे उनको एक एक करके बाहर निकाला गया, सबके हाथ बांध दिए गए, और सबको फिर एक जगह जमा करके गांव के पास एक, उधर गांव में नहर होती है, छोटी छोटी नहर होती है, ठीक है, नहर के पास ले जाया गया। करीब 40 लोग थे, 40 पुरुष। सबसे फिर कहा गया अपनी अपनी जाति बताओ। तो ज्यादातर भूमिहार
गांव ही था, तो सब भूमिहार थे। उसमें 2-3 दलित थे, उन्होंने कहा कि हम इन कास्ट से आते हैं, उनको जाने दिया गया। 2-3 लोगों ने कह दिया कि हम ब्राह्मण हैं, तो उनको भी छोड़ दिया गया। और इन 3400 लोगों को लिटाया गया वहीं नहर के किनारे, उनके हाथ पांव बांध दिए गए और उनके गले को रेत कर उनकी हत्या कर दी। और रामाधार सिंह उस गांव में नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ एक झूठ फैलाया गया, क्योंकि उसको उस गांव में नरसंहार करवाना था, वो सिर्फ झूठ फैलाया गया। तो मृत्युंजय जी, आप जब ये सारी बातें बता रहे हैं तो एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है, बताइए कितनी ठीक है कि कश्मीर में 90 के दशक में जो हुआ उसकी तो इतनी चर्चा है। वहाँ पर भी क्या वो लोगों को धर्म के नाम पर मारा गया और फिर वहाँ से लोगों में दहशत हुई, वहाँ से भागे। यहाँ भी तो ये चीज़ हो रही है कि यहाँ जाति के नाम पर मारा जा रहा है और इसी दहशत में बिहार से पलायन भी हुआ। तो क्या वजह है कि हम कश्मीर में हिंदुओं के पलायन की बात तो करते हैं उस दहशतगर्दी के चलते, लेकिन इसी जातीय हिंसा की वजह से जो पलायन हुआ, ये इतने बड़े बड़े कांड भी हुए। अगर कश्मीर में चीटे सिंहपुरा में सिखों को मारा गया तो उसकी आज भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन अगर बिहार में इतने नरसंहार हुए और आपने कहा 34 लोग मारे गए, तो मुझे नहीं लगता कि इन हत्याकांडों की, नरसंहारों की इतनी बात होती है। क्या आप सहमत हैं इस चीज से कि दोनों में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा क्यों नहीं हुई? मैं बहुत सहमत हूँ और ये भी मानता हूँ, इनफैक्ट मैं कश्मीर के दर्द को कोई कम नहीं करना चाहता। हाँ। मैं मानता हूँ कश्मीर में तो जिसने किया, कहते हैं कम से कम वहां के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बाहर से ज्यादा वो मिलिटेंट्स या क्रॉस द बॉर्डर लोग आए और उन्होंने भी एक तरह से रोल अपनाया। तो कम से कम मन में एक शांति है कि अरे यार वो तो पाकिस्तानी थे या बाहर वाले लोग थे जिनके द्वारा एक प्रकार से प्रायोजित था ये। बिल्कुल। यहाँ पे तो अपने घर के ही लोग थे, यहाँ तो कोई बाहर से भी नहीं आया था, यहाँ तो बगल गांव के लोग थे। और दूसरा, वहां पे जो हुआ उसकी जितनी चर्चा हुई और होनी चाहिए, मुझे लगता है कश्मीर में और चर्चा होनी चाहिए। उस वहां के भी लोगों का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द अभी तक मुझे लगता है इधर कुछ वर्षों में ज्यादा बयान किया गया है और मुझे खुशी है कि वो बयान हो रही है और होना चाहिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बिहार के इस दर्द को तो कोई जानता ही नहीं है। इनफैक्ट बुक लिखने का मेरा पहला रीजन ये था कि जैसे आप बोल रहे, किसी को पता नहीं है कि इस प्रकार के नरसंहार बिहार में हुए। बिल्कुल। एक एक बार में 60-60 लोग मारे गए, पूरे का पूरे गांव साफ हो जाते थे, मर्द जितने होते थे उस गांव के, और बाकी लोग गांव के भाग जाते थे फिर उस गांव से। उनको लगता था कि अगली बारी हमारी है। तो ये तो जिस हम 90 के दौर की बात कर रहे हैं, जो जातिगत हिंसा आपने कहा कि उसे किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उद्देश को जो पहले ही था उसे और बढ़ाया गया और बाद में इस तरह से उसने हिंसक रूप लिया। अब उसके और भी, उस जंगल राज के और भी कई पहलू थे, जिसमें अपहरण थे, जिसमें कह सकते हैं कि पूरा नकल वाला पूरा एक माफिया था, जिसमें शहाबुद्दीन जैसे डॉन भी खड़े हुए। शहाबुद्दीन से अगर मैं स्टार्ट करूं, जो व्यक्ति सांसद था, मैं आज भी सोचकर हैरान हो जाता हूं, बाद में उसके घर से जब छापा पड़ता है तो वहाँ पर पाकिस्तान में बने हथियार पाए जाते हैं। मतलब ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और शायद आप ही के मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उस सेंटर में शायद स्टेट होम मिनिस्टर बनने की कगार पर भी थे। तो ये सब कैसे हुआ कि वो इतने मजबूत कैसे हो गए, और क्या वजह थी कि जब वो सिवान से सांसद थे तो एक वक्त उसे मिनी पाकिस्तान भी कहते थे? लालू जी को पावर में रहने के लिए इन लोगों की जरूरत थी और इन लोगों को लेजिटिमेसी के लिए एक पार्टी के सिंबल की जरूरत थी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इन लोगों से मतलब आपका? शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, जितने भी ऐसे लोग। ठीक है। तो लालू जी को पता था कि अगर मुझे जीतना है इलेक्शंस, तो ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं। अब ये कैसे जीतते हैं वो मैं नहीं देखूंगा, मैं आंखें मूंद लूंगा। और फिर इन क्षेत्रों का जिम्मा एक तरह से मैंने इनको दे दिया कि मैं तुम्हारे क्षेत्र में इंटरवीन नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो अपना, लेकिन तुम्हारे यहां से अगर 10 सीटें हैं विधानसभा की, तो 10 में से 10 मुझे दे दो। तो जिसने ज्यादा सीटें दी थी, बाकी चीजें उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार को एक प्रकार से बांट दिया गया छोटे छोटे फीफडम्स में, और उन क्षेत्रों में एक्चुअली वहां के डीएम, एसपी या कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजंस नहीं लेते थे इन लोगों से पूछे बिना। डीएम भी नहीं लेते थे? बिल्कुल नहीं। कंसल्ट भी मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूछे बिना। एंड देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ दिस। इंस्टेंसेस है। शहाबुद्दीन अगर सीवान के क्षेत्र से जीते हैं तो इसलिए नहीं जीते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दहशत थी वहां पे। आज भले यहाँ बिहार में ये पूरा एक प्रकार से नैरेटिव देख रहे होंगे कि एसआईआर है तो वोट का हक छीना जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया से को बाधित किया जा रहा है। 90 के दशक में चुनाव होते थे,
कोई भी अगर सीरियस जर्नलिस्ट या कोई भी अगर सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर बता दे कि 90 के दशक में किस प्रकार के चुनाव होते थे बिहार में, देखा है हमने आंखों से अपने, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। डेटा है 1990 से 2004 का जो चुनाव जितने भी हुए बिहार में, 650 लोग मारे गए सिर्फ चुनाव में। मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूं। आज जब चुनाव होते हैं आप सुनते कोई मारा गया चुनाव में? बिल्कुल। एक भी आदमी मरता है क्या चुनाव के दिन? कितनी बड़ी चीज हो जाएगी कि चुनाव मर गया, तो मजाक लगता है। 2015 के बाद बिहार में किसी भी चुनाव में कोई नहीं मरा, आज तक एक आदमी नहीं मरा। उस 15 साल में 650 लोग कैसे मर गए? जितने भी चुनाव होते थे, सिवान की अगर आप बात करेंगे तो सिवान में एक सिंपल सा रूल था। एक तो वहां पे किसी भी पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था। अरे दीज आर कोटेड फैक्ट्स। किसी पार्टी का कभी ऑफिस नहीं हो सकता था सिवान में, सिंपल रूल। किसी भी पार्टी का कोई झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता था। शहाबुद्दीन के फोटोज लगे होते थे दुकानों में, ये दिखाने के लिए कि आप एलिजेंस है आपका। उसके फोटोज लगाते थे लोग अपनी अपनी दुकानों में। इस प्रकार का दहशत था वहां पे। आप जब ये फोटो वाली बात बोल रहे हैं तो मुझे नॉर्थ कोरिया और सीरिया की याद आ गई। वहां पर भी किम जोंग के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में फोटो लगानी कोई पड़ती। अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है उस दौर के सिवान में और कहीं में। और वहां पे जिस भी बूथ में अगर शहाबुद्दीन को चुनाव हुए और कम वोट मिल गया, तो उस बूथ में जिस व्यक्ति ने भी कम वोट लाने में इनको रोल अदा किया, उसकी खैर। 96 के चुनाव के बाद एक मुखिया की हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बूथ में से शहाबुद्दीन को कम वोट मिले थे। 2005 में जो वहां पे कैंडिडेट थे बीजेपी के, ओम प्रकाश यादव, चुनाव के बाद उनके घर पर गोलियां चलवाई गई और फिर उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी। अरे लोकसभा कैंडिडेट के घर पे गोलियां चलवाना आप समझ रहे हैं? और फिर वो कैंडिडेट फिर सिक्योरिटी में घूमता रहा। डीएमएसपी की जो मैं बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, 95-96 की बात होगी, चौबे जी थी वहां के एसपी, उन पर जानलेवा हमला किया गया। एसपी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वो व्यक्ति किसी प्रकार से बच के निकल गया। जो इंसिडेंट है जिसके बाद उनके घर पे रेड हुई, वो इंसिडेंट क्यों है? उन्होंने एसआई को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, और इसलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया था जो एक हत्या का आरोपी था और उनके घर में छुपा हुआ था, और उनको थप्पड़ मार दिया पूरी पुलिस के सामने। लेकिन फिर पुलिस ने रिटेलिएट किया और उनके घर पर जो भी है उनके घर पर रेड किया, और फिर रेड में फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस के सारे जीप जला दिए गए, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पूरी एक तरह से वॉर हुआ वो। फिर वो लोग फरार हो गए, फिर उनके घर पर रेड पड़ा, और फिर उसमें जाके निकले आपके जो नाइट विजन गॉगल्स निकले, लेजर गाइडेड गन्स निकले, जो आप मूवीज में देखते हैं जैसे यूएस सील वाले ना जो यूज करते हैं, लेजर गाइडेड गन्स है, नाइट विजन गॉगल्स है, और उस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क थे। बताइए। और ये रिपोर्ट है ऑफिशियल, डीपी ओझा उस समय डीजीपी होते थे बिहार के, और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी कि देयर आर आईएसआई लिंक्स ऑफ दिस मैन, जो इनके घर से ऑर्डिनेंस निकले हैं उस पे मार्क है। तो इसको तो कोई झुटला भी नहीं सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया उनको, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप किस हक से अपने घर में ऐसी चीजें रख सकते हैं जो रखना, सिविलियंस छोड़ दीजिए, पुलिस भी अलाउड नहीं है इंडिया में नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड गन्स रखने के लिए, सिर्फ आर्मी रख सकती है। तो आपके घर में कैसे? और उन्होंने 2 भाइयों की हत्या भी करवा दी थी, तेजाब सतीश और गिरीश अगरमैन, वो क्या किस्सा था? बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। चंदा बाबू वहां पे एक सिवान के व्यक्ति थे, और उनके बेटे वहां पे एक दुकान चलाते थे वहीं की मार्केट में, और क्या जनरली शहाबुद्दीन का लेवी वसूल होता था पूरे मार्केट से और हर किसी से। तो उनके दुकान पर जब वो अपना हफ्ता वसूल करने आए तो कुछ विवाद हुआ। ठीक है। और विवाद में क्या हुआ, इन लोगों को डराने के लिए उस भाई ने बगल की दुकान से तेजाब लेके आया और डराने के लिए इन लोगों को तेजाब दिखाया। तो ये लोग 2-4 लोग थे, ये लोग चले गए वापस, जो शहाबुद्दीन के लोग थे। फिर वो पूरे गुट के साथ वापस आते हैं, और 3 भाई है, तीनों भाई को ये उठाते हैं, तीनों भाई को खेतों में ले जाते हैं, उनके हाथ पांव बांधते हैं, 2 भाइयों को तेजाब से नहला देते हैं, तीसरा भाई वहां से भाग जाता है, और वो चश्मदीद गवाह होता है इस पूरी घटना का, उसकी बहुत खोजखबर होती है, वो फरार रहता है। फिर जब केस फाइल होता है, और ये केस बहुत दिनों तक चलता रहता है, और जब ये केस की फाइनल हियरिंग होती है और वो जो तीसरा भाई है उसे गवाही देनी होती है, 2015-16 के आसपास की ये बात है, इनफैक्ट बहुत बाद की, मतलब जंगल राज से भी बाद की बता रहा हूं मैं, 15-16 या उसके कुछ ईयर में गड़बड़ हो सकता है।
और गवाही के एक हफ्ते पहले इस भाई की, तीसरे भाई की हत्या कर दी जाती है। उफ। और जिस कुछ दिनों पहले उसकी शादी हुई होती है, तो चंदा बाबू का तीसरा बेटा भी मर जाता है। आपकी बातें सुन रहा हूँ तो लग रहा है कि आजकल जो हम वेब सीरीज देखते हैं, बिहार के अपराध पर जो फिल्में बनी हैं, उनमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया। नहीं। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि जो भी वहां पे रहा नहीं है या जिसने इन चीजों को देखा नहीं है, वो उसकी ग्रेविटी को कभी महसूस या इमेजिन भी नहीं कर सकता है। फियर को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कभी भी, फियर को आप कभी भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं वहां रह के। जिसने डर देखा है, जब तक वो वहां पे रहा नहीं होगा ना, इट कैन ओनली बी फेल्ट एट दैट मोमेंट एट दैट प्लेस। बाद में कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और मृत्युंजय जी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये जो पूरा दौर था, ये तो शायद गुलामी के दौर से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि गुलामी के दौर में कुछ चीजें तो अंग्रेज रैशनल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आपकी जाति के आधार पर मार दिया जा रहा है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, आपको हफ्ता देना पड़ रहा है, आप शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट में लिखा था, बुक में भी, कि 30,000 अपहरण हुए। बिल्कुल, 32,000 अपहरण हुए, लगभग एक जगहों से 2-2 अपहरण एक दिन में हो रहे हैं। मतलब ये तो किसी भी आदमी के लिए नर्क से भी ज्यादा बुरी जगह है। बिल्कुल। जो पश्चिमी चंपारण है, जहां से कहते हैं कि ये अपहरण उद्योग की शुरुआत हुई, डेटा है। बीच में आप देखेंगे वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है बेतिया, प्रत्येक दिन 2 अपहरण होते थे, दिन के दो। सोच लीजिए। और पुलिस क्या कर रही थी? नॉन एग्जिस्टेंट थी। पुलिस कुछ नहीं होती थी। देखिए, पुलिस वही करती है जो स्टेट उसको करने के लिए कहता है। पुलिस कठपुतली होती है स्टेट की। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जैसे डायरेक्ट किया जाएगा वो कहेगी। पुलिस को अगर कहा जाएगा इनकाउंटर कर दो, तो इनकाउंटर कर देगी। पुलिस को अगर कहा जाएगा छोड़ दो इसको, तो पुलिस छोड़ देगी। तो स्टेट ने पुलिस को इस प्रकार से पंगु बना रखा था, और सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तक। जो पूरे राज्य के डीजीपी होते थे, उनको लालू जी मुंशी जी कहते थे। मुंशी जो थानों में अपने क्लर्क नहीं होता है, और पब्लिकली कहते थे, क्या मुंशी जी, क्या हाल है। और ये ह्यूमिलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि तुम अपने आप में अधिकारी समझते होगे, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी औकात मुंशी की है। और जब स्टेट का डीजीपी, आप उसके पूरे महकमे के सामने उसको मुंशी जी बोलते हो, तो उस डीजीपी की क्या औकात रहेगी। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लालू जी के, मुकुंद प्रसाद, एंड दिस इज अगेन अ फैक्ट, मुकुंद प्रसाद पीकदान उठाते थे उनके लिए पान थूकने के लिए। ही वाज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उस मुकुंद प्रसाद की क्या इज्जत रहेगी किसी के सामने, क्या वैल्यू रहेगी। और आई हैव कोटेड इन द बुक कि 1992 में सिर्फ 2 साल उनके राज के हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन द स्टेट, करीब 384 या कुछ उस समय सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, 160 के आसपास उन्होंने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी कि अभी यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, कहीं और भेज दीजिए। तो पुलिस एक प्रकार से नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। और पूरे स्टेट का, चाहे आप नरसंहार देख लें, इस प्रकार के क्राइम्स का सबसे बड़ा रीजन यही था कि स्टेट ने अपना रोल अदा करना छोड़ दिया था। उसने कह दिया था कि तुम अपने पे देख लो अपना जो करना है, एवरीबडी टू देयर ओन, स्टेट कहीं नहीं आने वाली। और एक वहां पर डीएमजी कृष्णैया की भी हत्या हुई थी। मतलब मैं ये जब बोल रहा हूं तो भी मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि किसी लोकतांत्रिक देश में डीएम का मर्डर भीड़ कर देती है। क्या था वो मामला, और ये नौबत कैसे आई, और पुलिस ने डीएम को प्रोटेक्ट नहीं किया, मतलब क्या हुआ क्या? पहले अभी भी मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो जी कृष्णैया एक आंध्र प्रदेश से थे। हाँ। एक दलित थे। हाँ। बड़ी इंस्पिरेशनल है उनकी स्टोरी। उनके पिता एक रेलवे स्टेशन पे कूली होते थे, और उन्होंने भी सबसे मीनियल काम करते हुए पढ़ाई करी, फिर आईएएस क्रैक किया, बिहार कैडर में आए और डीएम बने। पहले चंपारण के डीएम थे और बहुत पॉपुलर हुए वहाँ पे, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्यशैली के कारण। फिर वो गोपालगंज के डीएम बने। गोपालगंज लालू जी का गृह जिला, तो कुछ ये होगा तभी उनको बनाया। और उस दिन वो एक मीटिंग से आ रहे थे, तो वैशाली में कोई मीटिंग थी, डिविजनल मीटिंग थी, वहां से वो गोपालगंज आ रहे थे, और बीच में मुजफ्फरपुर पड़ता है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर में एक बहुत अदावत चल रही थी 2 गुटों के बीच, आप बोल सकते हैं। एक थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो लालू जी के एकदम खासम खास, लालू जी के सरकार में मिनिस्टर, और दूसरी तरफ
आनंद मोहन राजपूतों के एक बहुत बड़े नेता अभी भी हैं। और क्या होता है कि उस समय जो ये जातीय समीकरण चल रहे थे, इसके बीच में एक 1992 में चुनाव होता है और आनंद मोहन ने बड़ी चतुराई से एक जो अगड़ी जातियों थी, खास करके भूमिहार और राजपूत का एक गठबंधन बनाया। और 92 में एक वहाँ पे हेमंत शाही की हत्या के बाद एक वहाँ पे उपचुनाव होते हैं और उनकी विधवा वहाँ से लड़ती हैं और वो जीत जाती हैं लालू जी के सरकार में रहते हुए। तो वो एक लगता है कि लालू जी को उन्होंने चैलेंज कर दिया है और एक प्रकार से गठबंधन बना दिया है जो बहुत मजबूत है। और इसको देखते हैं फिर आनंद मोहन अपनी पार्टी बना लेते हैं और कहते हैं कि आने वाले चुनावों में हम चुनाव लड़ेंगे। और बगल में एक सीट होती है केसरिया करके, वहाँ से एक बाहुबली होते हैं भुटकन शुक्ला, उनको छोटन शुक्ला उनको कहते हैं ये हमारे उम्मीदवार हैं। तो छोटन शुक्ला अपना उस इलाके में घूमना वगैरह शुरू कर देते हैं अपने अगले चुनावों के लिए। और ब्रिज बिहारी प्रसाद उसी क्षेत्र से आते हैं और एक प्रकार से उसको थ्रेट के तौर पर देखते हैं। तो छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है। छोटन शुक्ला एक दिन प्रचार करके आ रहे थे और गाड़ी रोका जाता है और 4-5 पुलिस की वर्दी में लोग होते हैं, फायरिंग करते हैं और 4-5 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। अब पूरे क्षेत्र में ये हल्ला हो जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने हत्या कराया है छोटन शुक्ला का। और इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है, जो डीएमएसपी है सब इसमें मिले हुए हैं, तभी हत्या हुई। और दूसरे दिन एक बहुत बड़ा प्रोसेशन छोटन शुक्ला की अर्थी के साथ वो चलता है, उनके गांव से शुरू होती है और वो हाईवे के पास पहुंचा होता है और करीब 5000 लोगों की भीड़ होती है। और इस भीड़ में आनंद मोहन बहुत भाषण देते हैं लालू जी के खिलाफ। आनंद मोहन की पतली लवली आनंद, वो बीएमपी बनी, सब होते हैं और ये भाषण देते हैं और एक उग्र भीड़ होती है, आप समझ लीजिए। और वो NH-33 के पास, NH-33 अगर मैं सही हूं तो, के पास से वो भीड़ जाते रहती है। और उसी समय जी कृष्णैया वैशाली से अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है। तो उनकी गाड़ी जब वहां से गुजर रही होती है, उस पर लाल बत्ती लगी होती है, तो लोगों को लगता है ये मुजफ्फरपुर का डीएम है ना। तो वो पत्थर उत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो भीड़ के पास आके रुक जाती है उनकी गाड़ी और जी कृष्णैया बाहर निकलते हैं। वो समझाने लगते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूँ, तो मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। और उस समय चूंकि इतनी सोशल मीडिया और ये सब होती नहीं है, तो 99% लोगों ने तो डीएम का चेहरा भी नहीं देखा होता है, बहुत ऑनेस्टली नाम भी नहीं जानते थे। ठीक है। तो बस एक अज्यूम कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये जो भी है यही है। और एक प्रकार से उग्र भीड़ का कोई लॉजिक नहीं होता है, उग्र भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। हाँ। तो इसी में से लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने, प्रशासन ने ही इन लोगों ने मरवाया है छोटन शुक्ला को। तो लोगों ने पत्थर उत्थर मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ी और पीट कर ऑलमोस्ट उनको अधमरा कर दिया। और इसी समय कहते हैं कि कोर्ट में जो एफिडेविट है उसके हिसाब से कि आनंद मोहन ने, जो छोटन शुक्ला के छोटे भाई थे भुटकन शुक्ला, उनको कहा कि देखते क्या भुटकन, ले लो अपना बदला। और भुटकन शुक्ला एकदम पॉइंट ब्लैंक से उसको 3 गोलियां जी कृष्णैया को वहीं पे मार देते हैं और वहीं पे उनकी हत्या हो जाती है। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है? भीड़ थी, फर्क भी नहीं पड़ता। वो अगर कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि वो गोपालगंज के डीएम है, उस भीड़ में किसको उससे मतलब है? भीड़ ने मार डाला। मतलब ये सारी बातें जब मृत्युंजय जी मैं सुन रहा हूँ तो मुझे जो पाब्लो एस्कोबार की वेब सीरीज थी नार्कोज, उसकी याद आ रही है कि वो एक एपिसोड में दिखाते हैं, जब असल में भी कहानी थी कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ सबूत जाने होते हैं और पाब्लो एस्कोबार नहीं चाहता कि सबूत जो पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला करवा देता है, पुलिस पर तो हमला करवाता ही है और सारे कागज जलवा देता है। तो ये जो सारी आप जंगल राज युवकों की फ्री रन देख रहा हूं मैं, मुझे उसकी और इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, बल्कि ये कुछ हद तक मुझे ज्यादा ही बुरी लग रही है। ऐसी भी घटनाएं बिहार में। हाँ। बिहार में जब शहाबुद्दीन पकड़े गए, शहाबुद्दीन जब कोर्ट में हाजिर हो रहे थे तो वो पूरी कैवलकेड में आए। अवध बिहारी चौधरी मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी में बैठ के पूरे कैवलकेड में शहाबुद्दीन जिंदाबाद होते हुए वो कोर्ट पहुंचे। और जब वहां पे उनको उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया तो वापस भी वो सरकारी गाड़ी में अवध बिहारी चौधरी के साथ बैठकर वो जेल तक गए, पुलिस की गाड़ी में नहीं। बिहार में ही वहां के चीफ जस्टिस ने गवर्नर को लेटर लिखा ये कहते हुए कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया करीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रोट टू द गवर्नर कि मेरी जान को खतरा है। तो ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो आपने कोई सीरीज में देखी होगी जो शायद वहां घटित। ठीक जैसे यूपी में जब अतीक का केस आया था तो वहां 11 जजों ने सुनवाई करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। जी मृत्युंजय जी, अगर मैं लालू जी पर व्यक्तिगत तौर पे बात पूछूं तो उसमें भी कई सारे किस्से ऐसे हैं जो कई चीज़ें तो साबित भी हो चुकी हैं और उनसे जुड़ी कहानियां भी हैं जो मतलब कोई कह सकते हैं कि अच्छी लाइट में नहीं आती हैं।
एक उनमें जिस तरह से उनकी बेटी की जब शादी थी उसका किस्सा बड़ा मशहूर है, उनकी बेटियों की जो मेडिकल डिग्री थी उस पर सवाल खड़े होते हैं, और फिर चारा घोटाला हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी अगर एक एक तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो चारा घोटाला उस वक्त हुआ, पहले तो कैसे ये सामने आया और कितना बड़ा था, और किस तरह से वो पूरा जो सिस्टम था उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो 900 करोड़ के आसपास का था। बिल्कुल। मतलब आज की तारीख में कल्पना करना मुश्किल है कि आज से 27-28 साल अगर मैं गलत नहीं हूँ पहले 900 करोड़ जो कई स्टेट का बजट भी नहीं होता था, इतना बड़ा घोटाला हुआ। कैसे हुआ वो? तो 1996 के आसपास आप देखेंगे तो मुझे लगता है वो लालू जी का पीक था। 95 के इलेक्शंस वो जीत चुके थे। जैसे मैंने कहा 90 का इलेक्शन तो जनता दल ने जीता था, 95 करीब करीब उनके चेहरे पे लड़ा गया था। ठीक है। और वो जीत कर आए तो एक प्रकार से वो पुरोधा बन गए समाजवाद के और आवाज देने के, हक देने के, जो भी कह लीजिए। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए वो, राष्ट्रीय। और उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी एक के बाद, और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। तो उनका पीक आप मान सकते हैं उस समय था। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो तो अगर वो ऊंट पे भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। तो लालू जी के साथ वही हुआ। 1996 में ही मल्टीपल घटनाएं हुई। एक तो फिनांस सेक्रेटरी थे वीएस दुबे, बाद में चीफ सेक्रेटरी बने इनफैक्ट। तो वीएस दुबे ने कहा कि, और उस समय ना न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे हेडलाइंस होते थे, मुझे भी याद है बचपन में, कि शिक्षकों का वेतन 10 माह से लंबित है। पुलिस कर्मियों का वेतन 3 माह से नहीं मिला, विरोध प्रदर्शन। मेरा सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी इतना डिले हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी वर्ग हो जिसको लगातार महीने दर महीने समय पे वेतन मिलता हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी एक कर्मचारी वर्ग कह दे कि हर महीने हमें लगातार 5 साल पूरा वेतन मिला, नहीं मिलता था। कभी इसकी लंबित है, कभी उसकी लंबित है। तो वीएस दुबे ने कहा कि यार बड़ा मुझे आश्चर्य हो, इंटरव्यू में कहा कि एक तो हम बिहार में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रोड सड़क पुलिया ये सब तो बन नहीं रही है यहाँ पे। तो जो भी पैसे आते हैं सेंट्रल असिस्टेंस के भी आते हैं, वो तो जाता कहाँ है फिर? हम अगर सैलरीज भी नहीं दे पा रहे हैं, विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो तो मतलब खर्च होना ही है, बिल्कुल, तो वो भी नहीं दे पा रहे, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंसेस थे वो मंगाए, और उनको थोड़ी सी एनॉमली दिखी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, उसमें ठीक है कि उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बजट से भी ज्यादा एक्सपेंसेस है। और बिहार में बजट से ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, मतलब बहुत काम हो रहा है उस विभाग में, लेकिन और वो भी पशुपालन विभाग, पशुपालन में। तो उन्होंने एक वन लाइनर फैक्स भेजा जितने भी कलेक्टर्स थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, कि आप अपने अपने यहाँ जो भी आपके पशुपालन का खर्च है वो थोड़ा चेक करके हमको वापस रिपोर्ट बैक कीजिए। और चाईबासा में उस समय कलेक्टर थे अमित खरे साहब। अमित खरे साहब अभी पीएमओ की टीम में। तो चाईबासा में उन्होंने रेड किया वहां के पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पे, और उनको जो रिपोर्ट दिखी वो उसमें ये देखा कि जो बजट है उससे 3 गुना खर्च हुआ है। और ना सिर्फ 3 गुना खर्च हुआ है, बल्कि जितने भी रिसीट्स और वाउचर्स है प्राइमा फेसी सभी फेक है। राइट। तो उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया वापस। फिर दुमका की ट्रेजरी में भी यही हाल दिखा, गोड्डा की ट्रेजरी में यही हाल दिखा। तो एक पैटर्न दिखने लगा कि जो विड्रॉवल्स है वो बजट से बहुत ज्यादा है, और फर्जी वाउचर्स और बिल्स पे विड्रॉवल है। जब इसकी तह में लोग जाने लगे तो धीरे धीरे जब इस पे चर्चा होने लगी, तो लालू जी ने कहा कि हाँ ये लग रहा है कोई घोटाला है, तो इस पे हम कमेटी बनाएंगे इसकी जांच के लिए। तो उन्होंने 2 1 सदस्यीय कमेटी बना दी। विपक्ष इस पे हल्ला करने लगा, तो उन्होंने कहा कमेटी बना देते हैं, निष्पक्ष जांच होगी, सब होगा। कुछ दिनों बाद जो कमेटी का सदस्य था उसी का नाम आने लगा चारा घोटाले। हो सकता है उसे इसीलिए बनाया हो। तो फिर और ज्यादा विपक्ष ने हल्ला किया कि यार ये क्या मजाक चल रहा है। और उस समय हल्ला हुआ, फिर हाई कोर्ट पे ये मैटर गया कि इसकी जो जांच है निष्पक्षता से नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये तो खुद ही इसमें संलिप्त दिख रहा है। तो उसको फिर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया कि सीबीआई को ये जांच के लिए दिया जाए विषय। सीबीआई को ट्रांसफर, अब इसमें भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स ये थी कि उस समय पीएम थे देवेगौड़ा, और देवेगौड़ा और लालू की पंती नहीं थी आपस में। तो कहा जाता है कि देवेगौड़ा ने जानबूझकर इसको सीबीआई को दिया ताकि लालू जी को मुट्ठी में रखा जा सके।
और लालू जी इनफैक्ट अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से वो देवगौड़ा के पास गए थे और दोनों में बहुत ज़्यादा कहा सुनी, दोनों रोने लगे, देवगौड़ा बेहोश हो गए। लालू उनको कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। देवगौड़ा ने भी भला बुरा कहा, इनकी आत्मकथा में लिखी हुई है। तो कहा जाता है कि देवगौड़ा ने बेसिकली उनके पीछे सीबीआई को छोड़ दिया। सीबीआई की जांच जब होने लगी तो अब ये बड़ा हो चुका था, अब इसको कंटेन करना मुश्किल था। बीच में लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री बन जाते हैं आई के गुजराल। आई के गुजराल लालू के लिए बहुत फेवरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि 92 में इन्होंने आई के गुजराल को पटना से चुनाव लड़वाया था। ओके। और वो फिर आई के गुजराल को ऑफर देते हैं कि जहां से भी आपको चुनाव लड़ना है, और फिर राज्यसभा भी भिजवाया था लालू जी ने उनको बिहार से ही, और फिर उनको ऑफर देते हैं कि जहां से भी आपको बिहार में चुनाव लड़ना है आप सीट चुन लीजिए, हम आपको लड़वाएंगे। तो आई के गुजराल का एक प्रकार से कर्ज था उनके ऊपर। तो जोगिंदर सिंह जो सीबीआई के उसमें डायरेक्टर होते हैं, वो इनफैक्ट वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, उन्होंने कहा उनको आई के गुजराल का इनफैक्ट फोन आया और आई के गुजराल ने उनको कहा कि इस मैटर पे थोड़ा स्लो जाइए। और जोगिंदर सिंह कहते हैं कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें आपको इन्वॉल्व होने का कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है और हम जांच कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पीएम हूं। तो जोगिंदर सिंह अपने भाषा में उन्होंने कहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पीएम हैं, लेकिन इसी कारण से आपको इसमें घुसना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, है ना। फिर वो जोगिंदर सिंह कहते हैं कि उनको होम मिनिस्टर का भी फोन आया, उनको समझाया गया कि अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो। बट तब तक वो घोटाला इतना चर्चित हो चुका था और इतना बड़ा हो चुका था, तो मुझे लगता है कि वो कंटेन करना किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी चर्चाएं होने लगी थी, बहुत सारे उसकी फनी कहानी आने लगी थी कि किस प्रकार से एक पशु को ढोने के लिए, एक गाय को ढोने के लिए जिस गाड़ी का नंबर दिया गया, वो गाड़ी एक्चुअली में एक स्कूटर निकली। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां सामने आने लगी थी। तो धीरे धीरे जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और सीबीआई ने फिर एस्टिमेट करके कहा कि 900 करोड़ रुपए घोटाला है। आपने सही कहा, बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स है जिसकी बजट नहीं थी उस समय 900 करोड़ रुपए। और सब लोग, आधे लोग तो ये इमेजिन नहीं कर पाए कि 900 करोड़ कितना होता है, कितना होता है। उसमें करोड़ वरोड़ जितनी आसानी से आजकल हम लोग बोल लेते हैं लोग, इट यूज्ड टू बी ह्यूज सम। तो जब ये 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और फिर दिखने लगा साफ साफ लालू जी का रोल, फिर सीबीआई परमिशन लेती है गवर्नर का उनको इम्प्लीकेट करने के लिए। और जिस प्रकार से पटना में एक माहौल बनता है, क्योंकि उस समय तक लालू राजा हो चुके थे बिहार के, वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ, जो आप बता रहे हैं, ठीक। और किसी को ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लालू गिरफ्तार हो सकते हैं और जेल जा सकते हैं। मतलब ये सब अकल्पनीय है। बिल्कुल। भले ये हम इतिहास में थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या लोकतंत्र है, कोई भी जेल जा सकता है, उस समय ये सब नहीं चलता था। बिल्कुल। तो और मैंने बुक में वो लाइंस कोट किए हैं कि उनके जो समर्थक थे वो कहते थे कि अरे लालू का चेला जो है शहाबुद्दीन, उसको आज तक तो पुलिस हाथ ही नहीं लगा पाया। शहाबुद्दीन पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है और ये पुलिस वाला लोग लालू को छू लेगा, विच इज लॉजिकल। बट अगेन मतलब सबकी किस्मत खराब होती है। और फिर पूरी पटना को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है जिस दिन उनको गिरफ्तार करना होता है। और लालू जी को भी समझ में आ जाता है कि अब उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं। और गिरफ्तारी के पहले लालू जी अपने सारे एमएलएस की बैठक बुलाते हैं। और तब तक इधर से बाकी जो लीडर्स थे, और लालू तब तक जनता दल पार्टी में ही थे, तो बाकी जितने भी लीडर्स थे, चाहे रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, वो लोग लालू जी का इस्तीफा मांगने तब तक लगते हैं। और लालू जी फिर अपने सारे एमएलएस की बैठक बुलाते हैं, अपनी पार्टी तोड़ के नई पार्टी बना लेते हैं आरजेडी। और उसी समय राबड़ी देवी को वो किचन से निकालते हैं और बोलते हैं कि आज से तो मुख्यमंत्री हो। राबड़ी जी रोने लगती हैं कि अरे हम कैसे करेंगे, हमको तो कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आज से मुख्यमंत्री हो। और राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं और फिर लालू जी को जेल जाना पड़ता है। तो अभी ये जो पूरी कहानी बता रहे हैं, दो कैरेक्टर मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे। एक तो सकारात्मक सेंस में जोगिंदर सिंह का, जिनका आपने जिक्र किया, तो जैसे हर कहानी में कुछ हीरो या ईमानदार लोग होते हैं जो किसी तरह के दबाव में टूटते नहीं है, और ऐसे ही लोग समाज को दिशा देते हैं। तो उनके लिए मन में बड़ा रिस्पेक्ट है कि जब आपको देश का पीएम भी कहे, लेकिन तब भी आप में इतना नैतिक साहस हो कि आप पड़े रहें। और दूसरा, बड़े दुख के साथ ये भी सोचना पड़ रहा है कि अगर आई के गुजराल उस वक्त देश के पीएम थे और एक पीएम को पता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन वो अपना राजनीतिक एहसान चुकाने के लिए इतने बड़े घोटाले में एक शख्स को, जांच अधिकारी को कह रहा है, सीबीआई डायरेक्टर को कह रहा है कि इसको जांच को हल्के में करो। मतलब आपके लिए अपना राजनीतिक करियर इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं रहे कि इतना हजारों करोड़ का घोटाला, उस आज के संदर्भ में तो हजारों करोड़ का घोटाला आप होने दे रहे हैं। बिल्कुल।
और वो भी देश का पीएम। बिल्कुल। मतलब किसी ने राजनीतिक एहसान किया तो आप उसके लिए छोटा मोटा राजनीतिक एहसान कर नहीं दे सकते, बिल्कुल। लेकिन मनपसंद सीट से आप चुनाव जीत जाए इसके चक्कर में आप 900 करोड़ के घोटाले में किसी को बरी होने देंगे, दुखद है। तो ये, और वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, अगर देश का पीएम ऐसी सोच रखता था तो मतलब ये और देखिए एक ऐसा पीएम, जैसे एक तो बोल सकते हैं कि जो ऐसा पीएम है, राबड़ी देवी, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो अक्सर एक्सक्यूज होता है कि पढ़ी लिखी नहीं थी, हाँ, है ना, तो क्या समझ आएगा। आई.के. गुजराल तो डिप्लोमेट रहे हुए थे, मतलब एज एजुकेटेड एज समबडी कुड बी। और अक्सर हम कहते हैं पॉलिटिक्स में ना यार, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा तो दशा और दिशा दे पाएगा, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था। हाँ। लेकिन अगर वर्स्ट पीएम्स आप निकालेंगे या सबसे लीस्ट नोन पीएम्स निकालेंगे आप इंडिया के, तो आई.के. गुजराल आएंगे शायद। चलिए हम किसी पर उस तरह से टिप्पणी ना करें, लेकिन अगर हम तथ्यों पर ही बात कर ले तो तथ्य तो ज्यादा खुश करने वाले नहीं है। बिल्कुल। हमारे पिछले पॉडकास्ट में शिवखेड़ा जी आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ज्यादातर जो देश होते हैं उनको लगता है स्किल डेवलपमेंट से देश आगे बढ़ेगा, जबकि देश बढ़ता है चरित्र डेवलपमेंट से, कैरेक्टर के आने से। तो आपने बात सही कर दी कि अगर हो सकता है आप डिप्लोमेट भी रहे हो, लेकिन अगर आप में ये भेद नहीं है कि देश के लिए क्या सही है और आपके लिए क्या सही है, तो फिर वहां पर आकर सारी चीजें फेल हो जाती हैं। ये तो खैर उस आपने बड़े अच्छे से बताया कि चारा घोटाला कैसे निकला। इसके अलावा जो उनकी बेटियों से जुड़े किस्से हैं उनमें भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं झूठ है, सच है। आपने तो बाकायदा सारी चीज़ें देखी हैं, अध्ययन भी किया है। क्या था उनकी मेडिकल डिग्री को लेकर, कैसे वो डॉक्टर बनी थी भी या नहीं थी, क्या इल्ज़ाम है उस पर? देखिए एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है खास करके इन डिग्रीज की, कि वो कहीं छुप नहीं सकती है, और हो सकता है कि मैं कुछ गलत इल्जाम भी लगा दूं। जैसे कोई मुझे आज बोले कि यार तुमने इंजीनियरिंग नहीं की है, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री निकाल के दिखा सकता हूँ। कोई मुझे बोले कि तुम नहीं XLRI से तुम नहीं पढ़े हो, तो मैं निकाल कर डिग्री दिखा सकता हूँ। तो मैं तो वही कहता हूँ कि अगर जैसे मीसा भारती ने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम क्रैक किया होगा, तो उस समय जहाँ तक मुझे याद है इंजीनियरिंग के लिए हमारा AEEE होता था और मेडिकल एग्जाम का कुछ एक दूसरा टर्म था, याद भी नहीं मुझे। तो उसका एग्जाम का होगा ना AEEE का, मेरे को रैंक मुझे आज तक याद है अपनी। अभी आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा रैंक और एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स। मेरा IIT JEE का रैंक मैं अभी आपको बता दूंगा। तो मीसा भारती वो जो भी उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया था, बता दें उसका रैंक। और रैंक आया होगा तो ऑफिशियल काउंसलिंग के थ्रू उनको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन एडमिशन उन्होंने कहाँ लिया? बिहार में ही जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में। और किस कोटे में लिया? टिस्को कोटे में। टिस्को कोटे में एडमिशन किसको मिलता है? जो टाटा स्टील के एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बच्चों के लिए है। कौन से लालू जी या राबड़ी जी टिस्को के एम्प्लॉय थे? तो वहां पे एडमिशन क्यों लिया आपने? कैसे ले लिया आपने? एडमिशन ले लिया आपने, 1 साल वहां पे पढ़ाई की और फिर कह रहे हैं आपको सिक्योरिटी कंसर्न है। बिहार में लालू जी की बेटी को सिक्योरिटी कंसर्न है, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? सोच के देखिए। और फिर उस प्रीटेक्स्ट पे आप शिफ्ट कर दे रहे कहा उनको PMCH, जहां देश के सारे बच्चे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा के नहीं पहुंच पाते, उस कॉलेज में आपने उनको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट तो कर ही दिया, पास करवा देते। आपकी मां मुख्यमंत्री, और उनको आपने टॉप करवा दिया MBBS के एग्जाम में। इतना तो कम से कम डिग्निटी रखे होते, 2nd, 3rd, 4th कुछ कर देते। एक टॉप करवाने का क्या है? और मान लीजिए, चलिए सब छोड़ छाड़ के मान लेते हैं कि आप सही में बहुत मेधावी थे और अपने MBBS एग्जाम टॉप किया, तो जिंदगी में आपने एक दिन भी तो मेडिकल प्रैक्टिस किया होता, मेडिसिन। कभी आज तक आपने उनको आला पकड़े हुए देखा? तो फिर ये सारी जद्दोजहद का क्यों की गई है? डिग्री क्यों ली गई? शौक था, मन था, बन गए। देखिए राजा के घर में ना कभी ये थोड़ी देखते हैं कि ये क्यों चाहिए। अब राजा के बच्चे को मन है तो मन है। लेकिन मृत्युंजय जी, इसके उलट जो बड़ी अफसोसनाक बात है ये कि एक तो आपने कहा कि इस तरह से वो डॉक्टर बनी और उसके लिए क्या कुछ समझौते उसमें किए गए, लेकिन दूसरी तरफ यही जब अपहरण का दौर था तो हमने देखा कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे वहाँ से जो बच्चे होते थे उनको अगवा कर लिया जाता था और उसके बदले कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे मांगे जाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अपहरण जब शुरू हुआ बिहार में, आप देखेंगे तो सबसे पहले जो टारगेट्स थे अपहरण के वो थे बड़े किसान। ओके। तो कहा गया कि जो बड़े किसान हैं उनके पास पैसे हैं तो किसानों का अपहरण किया जाए और उनसे फिरौती मांगी जाए। लेकिन जो बड़े किसान होते थे थोड़े बाहुबली भी होते थे, तो उनको अपहरण करना, पैसे मांगना, ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो फिर 2nd लेवल पे जो टारगेट ग्रुप आया वो कहा गया कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन, इनको पकड़ो। ये बाहुबली नहीं होंगे, और पैसा तो इनके पास भी है। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का आप देखेंगे एक धड़ल्ले से अपहरण हुआ बिहार में। सबसे फेमस डॉक्टर्स जो बिहार के थे और पटना के, एक एक करके अपहरण हुआ उनका।
उसके बाद फिर कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बढ़ने लगी। अब होता क्या है कि किसी को दिख रहा है कि अरे महीने में 10 लाख रुपए कमा लिया इसने, तो स्कॉर्पियो खरीद ली। तो इधर उधर से पता किया कैसे खरीदा, तो कहा अपहरण से खरीदा। तो दूसरे ने कहा कि हम लोग भी गिरोह बनाओ यार। तो धीरे धीरे इतने गिरोह बन गए बिहार में, और एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई जिसमें वो पार्ट्स बन गए कि अच्छा ये तो आसामी उठाने वाला है गिरोह है, अच्छा ये ट्रांसपोर्टेशन वाला गिरोह है, अरे तो ये ट्रांसफर करेगा दूसरे स्टेट में, ये नेपाल ले जाने वाला गिरोह है, तो नेपाल का वो पार्टी है नेपाल में वहां रखेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पैसा का हवाला वाला गिरोह ये पैसा इधर से उधर करेगा। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, ग्रुप्स पूरे, उसका चैनल बन गया। जैसे इंडस्ट्री होती है ना कि यहाँ खेत में उग रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ कस्टमर है, यहाँ दुकान है, वैसे। और हर एक व्यक्ति जिसको इजी मनी चाहिए था वो अपहरण के उद्योग में घुस गया, और इसीलिए वो पूरा सेगमेंट बढ़ने लगा। बिजनेसमैन और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कितने आएंगे पूरे बिहार में? बिल्कुल। जो थोड़ा सा देखिए कोई अपहरण कर ले। तो फिर आया कि अब किसको अपहरण किया जाए, तो कहा गया बच्चों का अपहरण करो। बच्चों का अपहरण करना एक तो आसान है, वो रेजिस्टेंस भी आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा बच्चों के लिए कोई भी माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। आप कितना भी पैसा दे देंगे अपने बच्चे के लिए, कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। तो बच्चों का अपहरण इस स्तर पे होने लगा, और जो 32,000 नंबर्स मैंने बुक में कोट किए हैं 92 से 2004 में, 2000 के बाद अब 2000 से 2005 के बीच देखेंगे, पर्सनली आई नो इतने सारे फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि यहां पे रहोगे तो बहुत ज्यादा डर है अपहरण का। और बिहार में भी आप देखेंगे ज्यादातर बच्चों को रांची भेज दिया जाता था। साउथ बिहार थोड़ा सा शांत था उस केस में, तो अगर वहां पे कोई भी और रिलेटिव्स है तो रांची में बच्चे पढ़ने आ जाते थे या बोकारो में पढ़ने आ जाते थे, उधर नहीं रहने देते थे। इनफैक्ट 2004 के इलेक्शन कैंपेन में आप देखेंगे तो वाजपेयी जी का बहुत फेमस वो स्टेटमेंट हुआ। वाजपेयी जी वहां पे जब भाषण देने गए, और उसी समय 2 बच्चों का अपहरण हुआ था, किसले और दीपक। हाँ। स्कूल जाने वाले बच्चे थे, और उसमें पूरा बच्चों ने सड़कों पे निकलकर पूरी रैलियां की थी, और राष्ट्रपति तक गुहार लगाई थी कि हम लोगों को मतलब कम से कम स्कूल जाने दो, पढ़ने दो। और वाजपेयी जी ने उसमें वो स्टेटमेंट दिया था कि कहाँ है मेरे किसले और दीपक, कोई मेरे किसले दीपक को मुझे लौटा दे। एंड कोर्ट का इसमें दिस वाज द स्टेटमेंट, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है ये, कि क्या बिहार में जन्म लेना एक पाप है? क्या बिहार के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ भी नहीं सकते हैं? एक ऐसा स्टेट है। दिस वाज द स्टेटमेंट। नहीं, मैं थोड़ा हैरान इसलिए भी हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं राजनीति का चरित्र क्या है। राजनेताओं को पैसे चाहिए, उस तरह के अपराध होते भी हैं, लेकिन सवाल है कि उसकी सीमा क्या। अगर आप कोई भी आदमी स्टेट का मुख्यमंत्री और वो देख रहा है कि लगातार बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, 32,000 किडनैपिंग 12 साल का मतलब है, अगर मेरा मोटा मोटा गणित ठीक है तो तकरीबन 3,000 के आसपास हर साल किडनैपिंग हो रहे हैं, और उसको अगर हम दिन में डिवाइड करें तो 5 से 6 लोग हर रोज किडनैप हो रहे हैं। बिल्कुल। एंड माइंड इट, दिस इज अ ऑफिशियल फिगर। हाँ, कितनी किडनैपिंग्स ऐसे हुए होंगे जिसमें लोग बोलते ही नहीं है, जो पुलिस तक नहीं पहुंची होगी। मैं सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स बोल रहा हूं। तो कोई ऐसा शहर, छोटा टाउन नहीं होगा बिहार में जहां किसी दिन किडनैपिंग नहीं हुई। तो ये बताइए मृत्युंजय जी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त मीडिया का क्या रोल था? हालांकि मैं समझ सकता हूँ जब पुलिस की कोई हैसियत नहीं है कुछ एक्शन लेने की, तो बेचारे पत्रकार वहाँ क्या ही बोलेंगे, उनको भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन फिर भी जो मीडिया का रोल था वो क्या था? क्या ज़्यादातर मीडिया यूं कहीं कि सरेंडर कर दिया था उसने, या दबाव में था? क्या रोल था? क्या रिपोर्ट कर रहे थे वो लोग? बहुत सारे इंसिडेंट्स जो जब थोड़े ज्यादा पॉपुलराइज हो जाते थे, ज्यादा चर्चा में आ जाते थे, वो मीडिया में बाहर आने लगे। लेकिन जहां भी छोटी घटनाएं होती थी जो लोकलाइज्ड है, आपने जैसा सही कहा कि मीडिया में भी लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं, उनको भी अपनी जान की फिक्र है, अपनी सुरक्षा की फिक्र है, तो वो हिम्मत नहीं होती थी उनको उठाने की। कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज हैं, नवभारत टाइम्स के ऑफिस है, इनफैक्ट आलोक मेहता जी कुछ दिन पहले मिले थे मुझे, जो पद्मश्री हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 90 के दशक में उनके ऑफिस पर पटना में तोड़फोड़ कर दी गई थी जब चारा घोटाला उन्होंने उजागर करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिसके ऊपर हमलों की आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी 90 के दशक में बिहार में। तो मीडिया ने जो ऑलरेडी चर्चित हो गया उसे उठाना शुरू किया, जो थोड़े पॉपुलर नेशनल मीडिया चैनल्स थे जिनकी थोड़ी हिम्मत हो सकती थी दिल्ली से लिखने की, उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो लोकलाइज्ड क्राइम्स थे, वहां के क्राइम्स, जैसे आप अभी कुछ दिनों पहले इनफैक्ट लालू जी के जो साले साहब हैं, उन्हीं साधु और सुभाष यादव ने कुछ दिन पहले अभी कहा कि जितनी भी किडनैपिंग्स होती थी उसकी फाइनल डीलिंग सीएम हाउस में होती थी। अब दोनों में आपस में मनमुटाव है, लेकिन अब वही कह रहे हैं, उनके खुद के साले जो सीएम हाउस में रहते थे, और राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर थी तो सरकार चलाते थे,
और वो कह रहे हैं कि सारी डीलिंग्स, और इनफैक्ट मैं एक कार्यक्रम में था और वहां पे राम बहादुर राय जी थे, उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रकार तो शायद ही कोई हमारे देश में हो। बिल्कुल। और उन्होंने पर्सनल इंसिडेंट रिकाउंट किया। जेएनयू में हम लोग एक परिचर्चा में थे ऐसे ही, उन्होंने कहा कि उनके एक परिचित के रिश्तेदार का अपहरण हो जाता है और उन लोगों को पता होता है कि मैं लालू जी से क्लोज हूँ, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन चल रहा था दोनों साथ में जेल में गए थे, तो क्या उनको पता था कि हम लोग साथ में हैं, तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि एक बार लालू जी से चल के थोड़ा मिला जाए। और मैं गया उनके साथ और लालू जी से मिला और मैंने लालू जी को बताया कि हमारे मतलब जान पहचान वाले इनके रिश्तेदार का अपहरण हो गया है। और लालू जी ने हमसे बस जनरली इधर उधर की बात की कि आप दिल्ली में कब रहेंगे, ये वो। और मैं एक तरह से इशारे में समझ गया था कि वो क्यों पूछ रहे हैं मेरे से दिल्ली में रहेंगे। और मैंने जो भी कहा कि 3 दिन बाद मैं दिल्ली में रहूंगा, और 3 दिन बाद मुझे दिल्ली में वो खबर मिली कि वो जो भी अपहरित हुआ था व्यक्ति वो छूट गया। इतना क्लियर कनेक्शन था। और ऐसे न्यूमरस इंसिडेंट्स हैं जिनके तार आपको जुड़ते दिखेंगे, या तो सीएम हाउस से, या उनके जो भी मंत्री थे, मंत्री के रिश्तेदार, बेटे, भतीजे, कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें उनके मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स अरेस्ट हुए अपहरण में, अरेस्ट हुए। मृत्युंजय जी, यहाँ पर जो एक और केस था उसका जिक्र करूंगा, फिर मैं चर्चा को अंत में लेके जाऊंगा। वो था शायद मिस बिहार थी कोई, उनके साथ भी कोई बहुत ही घिनौना हादसा हुआ और उसमें भी हाई प्रोफाइल लोग थे। वो क्या केस था? इनफैक्ट जो मुझे नोटिस आया है साधु यादव के द्वारा, उसमें इस केस का भी जिक्र है। ठीक है। कि इस केस पे बहुत ज्यादा बात की है मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में। शिल्पी जैन उनका नाम था। शिल्पी जैन मिस पटना थी। पटना के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यवसायी थे उज्जवल कुमार जैन, उनकी बेटी। और कहा जाता है कि शिल्पी जैन का एक बॉयफ्रेंड था गौतम। गौतम एक लंदन बेस्ड डॉक्टर के बेटे थे। राजनीति में रुचि थी उनकी, तो वो वापस पटना लौट के आते हैं। आरजेडी के युवा विंग में वो पदाधिकारी थे। साधु यादव के एक तरह से वो प्रोटेजी थे, साथ में ही रहना होना होता था साधु यादव के साथ, और राजद के कार्यकर्ता थे। और कहा जाता है कि शिल्पी के बीच और गौतम के बीच रिलेशनशिप था, दोनों रिलेशनशिप में थे। घटना ये होती है, और इसमें भी घटना को जिक्र करते हुए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें वो पूरे घटनाक्रम को बताते हैं। उसमें कहते हैं कि शिल्पी एक दिन अपने कॉलेज जा रही होती थी, और जब वो कॉलेज जा रही होती थी तो एक गाड़ी आती है उनके पास जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं जो गौतम के दोस्त होते हैं, और शिल्पी उनको जानती है पहले से। तो वो बोलते हैं कि शिल्पी कहाँ जा रही हो? गौतम तो तुम्हें एक गेस्ट हाउस है पटना के बाहर फुलवरिया में, वहाँ पे गेस्ट हाउस पे गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो चलो वहाँ तुम्हें ले चलते हैं। तो शिल्पी उसके साथ बैठ जाती है और वो शिल्पी को गेस्ट हाउस ले जाते हैं। गौतम को ये बात पता चलती है पीछे से कि ये लोग शिल्पी को वहाँ ले गए, और गौतम को पता होता है कि उस गेस्ट हाउस में क्या होता है, उसका इतिहास उन्हें अच्छे से पता होता है, तो समझ में आ जाता है। तो गौतम भी भागते हुए वहाँ पे जाते हैं, और गौतम को दिखता है वहाँ पे कि ये लोग शिल्पी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। गौतम उसका विरोध करते हैं। फिर ये लोग शिल्पी के साथ मल्टीपल लोग रेप करते हैं, गौतम के साथ मारपीट करते हैं, फिर उसे जान से मार देते हैं। दोनों की लाश एक गाड़ी में डाली जाती है, अर्धनग्न लाश, और फिर उस गाड़ी को लॉक कर दिया जाता है 12 फ्रेजर रोड पटना में के बगल में एक गैराज है उसमें। कोई कॉल करता है पुलिस को और बताता है कि एक गाड़ी है 12 फ्रेजर रोड पटना के बगल वाले गैराज में, उसमें शायद बॉडी है, देख लीजिए पुलिस को। पुलिस वहां जाती है और गैराज अंदर से लॉक होता है। इसका मतलब जिसने फोन किया था उसको पहले से पता था। जब पुलिस उसे खोलती है तो गाड़ी से 2 लाशें अर्धनग्न मिलती है, शिल्पी और गौतम की। और ये जो 12 फ्रेजर रोड क्वार्टर होता है, ये होता है साधु यादव का। पुलिस को जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, साधु यादव के समर्थक पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, वो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। और पुलिस जिस गाड़ी को शायद वो थोड़ा फॉरेंसिकली उसको सिक्योर करना चाहिए था, उसको ड्राइव करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो होंगे वो खत्म हो गए। और आनंद फानन में पुलिस क्या कहती है, इसको बोल देती है सुसाइड है। ये किस साल की बात है? 2001। सीएम उस वक्त राबड़ी देवी जी। तो आनंद फानन में पुलिस इसको सुसाइड कर देती है डिक्लेयर। लेकिन फिर चूंकि ये पब्लिक हो चुका होता है केस, बहुत ज़्यादा हल्ला होता है इस पर कि अरे ऐसे कैसे क्या सुसाइड होता है, तो पुलिस फिर कहती है कि नहीं, ये पॉइजनिंग का मामला है। फिर उसको पॉइजनिंग बता देती है कि वो गाड़ी में बंद है, ये वो, तो पॉइजनिंग हो गया। लेकिन फिर इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। फिर कोर्ट इसको सीबीआई को सौंप देती है इस मामले को। तो सीबीआई फिर इसको परस्यू करने लगती है। सीबीआई शिल्पी के सैंपल्स को, डीएनए सैंपल्स को भेजती है लैबोरेटरी हैदराबाद में, और वहीं से पता चल के आता है कि मल्टीपल लोगों ने उसके साथ रेप किया था। और
फिर सीबीआई कहती है कि हमें डीएनए सैंपल्स चाहिए होंगे ये असर्टेन करने के लिए कि इन लोगों ने रेप किया है, और जो सबसे प्राइम सस्पेक्ट हमें दिख रहे हैं जिसका घर है उसके बगल में गराज है, तो सबसे पहले तो उसी से मांगे, तो साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा जाता है, और इसी पॉइंट पे साधु यादव इनकार कर देते हैं अपना डीएनए सैंपल देने से। किया जा सकता कानूनन, नहीं किया जा सकता, आई डोंट नो। सो इस पे मुझे भी डाउट है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन शायद पता नहीं, लॉस देखना पड़ेगा हमें, हो सकता है पर्सनल प्राइवेसी या जो भी के लिए, अनलेस देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस या कुछ होता होगा कि आप डीएनए सैंपल कैसे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, व्हाटएवर बी द प्रोसीजर, उन्होंने इनकार कर दिया और सीबीआई ने फिर इसको केस को क्लोज कर दिया। जो शिल्पी के भाई थे प्रशांत जैन, वो इस केस को परस्यू करते रहते हैं, राइट, और कुछ वर्षों बाद प्रशांत जैन का अपहरण कर लिया जाता है और 10 दिनों तक प्रशांत जैन को अपहरण में रखा जाता है, और बहुत ज़्यादा जब मीडिया में हल्ला हो जाता है तो पुलिस फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और उनको छुड़ा के लेके आती है, और एक प्रकार से सिंपल ये कहा जाता है कि प्रशांत जैन ने उसके बाद केस परस्यू करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि प्रशांत जैन को सिग्नलिंग दे दिया गया कि भाई तुम इसे आगे परस्यू नहीं करोगे, एंड द केस रिमेन्स क्लोज्ड एज एवर। क्लोज हो गया उसके बाद। तो क्या नतीजा पहुंचा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट उसकी दाखिल की, ये कह के कि पॉइजनिंग का कुछ का केस था। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले जब मेडिकल करवाया था तो उसमें तो रेप्स क्या थे, सो आई डोंट नो क्लोजर रिपोर्ट में उन्होंने क्या दाखिल किया, शायद उनको कोई कन्विक्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी विदाउट एनी कन्विक्टेड पीपल। बिल्कुल। अब मृत्युंजय जी, चर्चा के मैं अगले हिस्से में जाता हूं कि जब सब हुआ और फिर जब 2004 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नीतीश जो हैं वो सीएम बने, 5 में बने, तो आज तकरीबन 20 साल हो गए, तकरीबन इस दौरान वही रहे हैं, है ना। तो जब नीतीश सीएम बने तो एक बड़ी उम्मीद लोगों की थी कि चीज़ें यहाँ से बदलेंगी, और शुरुआती दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब वो सीएम बने थे तो एक वक्त बिहार की और गुजरात की तुलना की जाती थी कि देखिए बिहार कितना ग्रो कर रहा है, इसकी जीडीपी कहाँ पर है। लेकिन फिर हमने देखा कि उसने अपनी इंटेंसिटी जो है खो दी उस ग्रोथ रेट ने। और आज अगर मैं कल इसी पॉडकास्ट से पहले जब मैं यूं ही कुछ रिसर्च कर रहा था तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पैरामीटर हैं विकास के, बहुत सारी चीज़ों के, उसमें बिहार अभी भी बहुत निचले राज्यों में, अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो बिहार शायद सबसे निचले राज्यों में है। प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी अगर बाकी राज्यों में 3 से 5 लाख है तो बिहार में 68,000 है। सीबीएसई रिजल्ट की बात करें तो बिहार अभी भी उसमें देश में 10th में उसका 27वां रैंक है, 12th में उसका 35वां रैंक है। कानून व्यवस्था है तो यूपी से भी उसकी स्थिति बुरी है, और जो एक एसडीजी स्कोर होता है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ग्रोथ का, वो भी 14.2 है, जो कि बाकी राज्यों में 66 से 80 तक है। तो मेरा सवाल ये, इतना मैंने डिटेल में लंबा सवाल इसलिए पूछा कि इन 20 सालों के बाद भी अगर हम देखें तो भले ही उस तरह का जंगल राज ना हो, कथित तौर पर वैसी गुंडागर्दी ना हो, है ना, लोग उतने इनसिक्योर फील ना करें, लेकिन विकास के पैमानों पर तो चीज़ें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता इसे हम ब्राइट कह सकते हैं। तो फिर चीज़ें बदली क्यों नहीं? किसी भी स्टेट को जनरली हमें क्या लगता है कि सरकार कोई आ जाएगी तो मेरा राज्य 5 साल में बदल जाएगा। किसी भी स्टेट को एक ऐसे स्तर से बदलने के लिए जो निम्नतम हो, अगर आप उसको एक डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत कंसिस्टेंट डेवलपमेंट आपको चाहिए। मिनिमम मैं बोल रहा हूं कम से कम 20-30 साल। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे चाइना। आज हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना यार क्या इकोनॉमी है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सच अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चाइना आज यहाँ तक कैसे पहुंचा? चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कब शुरुआत हुई? 1978 में। 78 में दे रियलाइज दैट वी हैव टू बी वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, और अगले 30 वर्षों तक वो लगातार 10% से ग्रो करता रहा, तब जाकर चाइना वहां तक पहुंचा। लेकिन इसी में, माफी जब मैं चाइना का जिक्र किया, इसी में मैं कर दूं कि 2008 में चाइना के पास सिंगल हाई स्पीड नेट ट्रेन नहीं थी, लेकिन 2023 में चाइना का अकेले का हाई स्पीड नेटवर्क पूरी दुनिया में जितनी हाई स्पीड ट्रेन है उससे बड़ा है। तो 15 साल में अगर कोई ये देश कर सकता है तो इससे तो हम ज्यादा सहमत नहीं हो सकते कि 20 साल का वक्त कोई कम नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2005 में हम जिस लेवल पे थे, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो देश के 1/3 थे। अगर आप रोड्स देखेंगे तो नॉन एग्जिस्टिंग थे, बिजली ज़्यादातर गाँव में नहीं थी, पानी के सप्लाई की आप बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की हमने काफ़ी बात की। 2005 से 10 तक में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हुआ। तो जो मूलभूत सुविधाएं थी, मुझे लगता है वो 2005 से 10 तक में बहुत अच्छे से आई। ठीक है। 2010 के बाद क्या होना चाहिए था? 2010 के बाद एक बार जब रोड्स आ गए, जब बिजली आ गई, जब लॉ एंड ऑर्डर एक बेसिक स्तर पे पहुंच गया, तो फिर हमें बात करनी चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की।
तो फिर हमें बात करनी चाहिए थी कि ये जो इतना ज़्यादा पलायन होता है यहाँ से, इसको कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि स्कूल उस समय तक लोग जाने लगे थे, बहुत अच्छी स्कीम्स आई थी, जैसे जितनी भी बच्चियां लड़कियां स्कूल जाती थी उनके लिए साइकिल की एक योजना लाई गई, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हुई। एंड स्टडीज हैव शोन दैट उसके कारण लड़कियों का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ा, फिर उनके शादी की एज बढ़ी, फर्टिलिटी कम एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी पे फिर बात होनी चाहिए थी। हेल्थ सेंटर्स खुलने लगे थे, तो हमें हेल्थ की क्वालिटी की बात करनी चाहिए थी। विच आई वुड अग्री टू यू कि जो सेकेंड लेवल का ट्रांजिशन होना चाहिए था जॉब्स की, ग्रोथ की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहां पे वी मिस्ड। एंड आज भी मुझे लगता है, बिकॉज आपने जितने पैरामीटर्स में बात किया, बिना देखे बोल सकते हैं कि ज्यादातर पैरामीटर्स में बिहार आपको लास्ट स्टेट शायद इंडिया में मिलेगा। शायद ही कोई पैरामीटर होगा जिसमें सेकंड लास्ट होगा। एंड दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई एग्री, दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट मैं फिर से एक चीज और कह रहा हूं कि नो गवर्नमेंट कैन कम एंड सॉल्व इट इन 5 years। आज से भी अगर किसी को चेंज करना है, आज से मैं बोल रहा हूं, इट विल लीड एटलीस्ट 30 years। 30 years ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑन द सेम पाथ, एक डायरेक्शन में, तब जाके ये डेवलप्ड स्टेट्स के साथ कंपीट कर पाएगा। उसके पहले कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है कि 2005 से 10 भी नहीं, मैं 13 थोड़ा सा सोचता हूं। 2013 के बाद जो फ्लिप फ्लॉप्स हुए नीतीश जी के, मुझे लगता है वहां से थोड़ा डायरेक्शन वी हैव लॉस्ट। वहां से जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो उसने प्राइमेसी ले ली, वो ग्रोथ स्टोरी के बजाय। अब देखेंगे जो 2005 से 10 के बीच या 11-12 तक भी जो कॉन्वर्सेशंस बिहार के बारे में होने लगी थी, वो वहां पे बिजनेस कॉन्क्लेव्स हो रहे थे। पहली बार बिहार में बिजनेस समिट्स हुए थे। और जो बिजनेसेस भी होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं देखने के लिए कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, फिर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा। दे वांट टू प्ले सेफ। तो वो ना पहले 10 साल वेट करेगी, देखेगी, दूसरे को इन्वेस्ट करने देगी, फिर वो बोलेगी अच्छा वो लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, टाटास ने भी इन्वेस्ट किया, तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यूपी में आप देखिए, अभी पिछले 7-8 सालों से इतना चेंज आया लॉ एंड ऑर्डर, फिर भी इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे तो अभी भी शायद उतने एक्सपेक्टेड लेवल पे ना हो। अभी और 5 साल अगर ये कंसिस्टेंट लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, फिर देखिएगा आप इन्वेस्टमेंट वहां बहुत अच्छी आएगी। सो बिहार में द प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड, व्हाट आई थिंक इज, वो जो 5-7 साल का ग्रोथ मोमेंटम हम लोग, और एक जो डायरेक्शनल मोमेंटम, वो 13 के बाद जो फिर से आरजेडी आई, फिर से बीजेपी आई, फिर से आरजेडी आई, फिर से बीजेपी आई, देयर वी लॉस्ट इट। और अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा, सभी ने, पूरे देश ने देखा, सीसीटीवी फुटेज जब आए अस्पताल के, जहां पर 5 अपराधी हैं, वो आईसीयू में, एक अगेन वो क्रिमिनल ही था, हालांकि बेल पे था, लेकिन उसको जाके गोली मार देते हैं। इसी साल, मैं गलत नहीं, 2 से 3 बड़े डॉक्टर हैं जिनकी हत्याएं हुई, उनकी एक आंखें तक फोड़ दी गई हैं। कि आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो वो फेथ इंडस्ट्री को फिर आएगा कहाँ से? बिल्कुल, आई एग्री टू यू। मैं अग्री करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट कभी भी ये कह के लॉ एंड ऑर्डर से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पहले से बुरी स्थिति थी। हो सकता है वो फैक्ट हो, लेकिन मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर, आज के लॉ एंड ऑर्डर को पिछले साल के लॉ एंड ऑर्डर से कंपेयर करूंगा। अगर पिछले साल अच्छी थी तो इस साल खराब क्यों हुई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एंड आई एग्री कि जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी प्रकार के प्रोफेशनल्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्टेट में आने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, इस पे कोई डाउट ही नहीं। और आखिर में मृत्युंजय जी, एक सवाल जो हर कोई, मुझे लग रहा है कि बिहार का रहने वाला या बिहार के लोगों से हमदर्दी रखने वाला सवाल पूछता है कि बिहार का अपना एक गौरव रहा है ना? बौद्ध धर्म यहाँ से निकला, जैन धर्म यहाँ से निकला, मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्य यहाँ से निकले, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर था, और ये इसका अतीत रहा है। लेकिन आज हम जब स्थिति देख रहे हैं, जिसकी हमने बात भी की पिछले 1-1.25 घंटे में, ये बहुत अच्छी नहीं है। और बिहार के लोगों का टैलेंट क्या है, ये तो हम जो बिहार के बाहर जब आप जैसे लोग जाते हैं, आपका ताल्लुक भी अनडिवाइडेड बिहार से, आप भी, वो किसी से छिपा नहीं है। और जो दुख किसी भी बिहारी को होता है या बिहार के लोगों को लेकर होता है कि जब महाराष्ट्र में उनके साथ कुछ बदतमीजी हो जाती है, या हम देखते हैं कि कश्मीर में बिहार का लेबरर गया, वहाँ पर वो मारा गया, तो इससे जो काबिल लोग हैं या बिहार के भी लोग हैं, उनको एक टीस तो है कि हमें हमारा घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। हम जो दूसरे राज्यों में जाकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, उनके समाज के लिए, ये सारी चीज़ें हम अपने लिए भी तो कर सकते हैं। क्यों हमें हर बारी छठ पे दूसरे राज्य से अपने घर आना पड़ रहा है? क्यों पटना बेंगलोर जैसा नहीं बन सकता? आप जैसे यूथ से मैं जानना चाहूँगा, जिन्होंने इतना काम किया है, अपने इंजीनियरिंग की है, MBA किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, अभी आप पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई रोड मैप बताना हो या कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी हो बिहार के पॉलिटिशियन को, या आप जो चाहें, वो क्या हो सकती हैं? चीज़ बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ।
हम सबने ये ऑब्जर्व किया है कि बिहारी शब्द एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है। पर्सनली मैंने फेस किया है, इसी दिल्ली में फेस किया है। मैं उस समय तो बहुत छोटा था, 2004 की बात होगी। मैं यहाँ पे आया था एक 18 वर्षीय युवक के तौर पर IIT-JEE की तैयारी करने फिटजी में, ये हौज खास में कालू सराय में उसका जो मेन सेंटर होता है। तो उस समय DTC की बसेस लेते थे हम लोग, और कटवरिया सराय में मैं रहता था एक छोटे से कमरे में, और वहाँ से बस पकड़ के जाते थे। और कोई भी ऐसी किसी भी बात पे कह देता था वो ये बिहारी है क्या। तो ड्राइवर, कंडक्टर, कोई भी ऐसे गलती से उतर गए, आप आगे के दरवाजे से उतरना है, पीछे से उतर गए तो ये बिहारी है क्या, या अगर रोड आप क्रॉस कर गए दौड़ते भागते तो ये बिहारी है क्या। जहाँ भी अनसिविलाइज्ड किसी को कहना है। हाँ, हाँ, तो इनफैक्ट जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो हमें नाम से नहीं बुलाते थे, वो बिहारी बोल के बुलाते थे, ओए बिहारी, राइट। वो आपकी पहचान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पहचान नहीं है, लेकिन कई बार जो पहचान से आपको बुलाई जाती है वो सम्मानजनक लगता है, राइट। आप खुश होते हैं कि अच्छा मुझे इस पहचान से बुलाया जा रहा है। हाँ। जैसे आप मुझे ओए राइटर कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, राइट। लेकिन वो पता होता था कि वो शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और मैंने देखी स्थिति वो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से मैंने देखी है बहुत सारे लोगों को। मैं जानता हूँ लोगों को जो सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करते हैं, जो फैक्ट्रीज में नौकरी करते हैं, जो एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 5 लोग दिन में सोते हैं, 5 लोग रात में सोते हैं, उसी रूम में खाना बनाते हैं एक स्टोव पे, उसी रूम में सोते हैं, एक कॉमन बाथरूम होता है जिसमें 10 लोग 20 लोग जिसको यूज़ करते हैं। 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 रुपये में घर ये चलाते हैं और 5,000 रुपये घर भेज देते हैं। बच्चे और पत्नी गांव पे हैं, खुद यहाँ पे है। छठ में जाएंगे साल में एक बार, या एक बार होली में 2 बार। उस ट्रेन में जाने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है हमने देखा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितनी बार स्टैम्पीड हुआ हम लोगों ने देखा है, कितनी बार कितने लोग मरे हम लोगों ने देखा है। जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ भी क्या क्या झेलना पड़ता है वो हम लोग हर दिन देखते हैं। तो बहुत दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में सबसे बड़ा जो लग्जरी होता है वो होता है कि जहां पैदा हुए वहीं पे आप शिक्षित हो, वहीं पे आप स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जा पाए, वहीं पे आप नौकरी कर पाए, वहीं पे आप अपनी फैमिली के साथ रह पाए। ये एक सभ्य और डेवलप्ड समाज की निशानी है। बिल्कुल। जहां भी लोगों को इनमें से किसी भी चीज के लिए पलायन करना पड़ रहा है, उस जगह को आप डेवलप्ड प्लेस नहीं कह सकते। तो आपको नहीं लग रहा कि नेताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप तो अपने बच्चों के लिए उनकी शादियों पर 300-300 400-400 करोड़ रुपए खर्च कर जाते हैं, खुद सीएम बना रहा है, उसके लिए आप बार बार पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन आप ही के स्टेट का बच्चा जो ढंग से एग्जाम भी नहीं दे पाता क्योंकि उसको पता है कि नकल होगी और मैं ठीक से पास नहीं हो पाऊंगा, ढंग का कॉलेज नहीं है, और दूसरे स्टेट में जाकर वो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जलील हो रहा है, तो क्या वहां के नेता की खुद की गैरत उसे ललकारती नहीं है कि आखिर अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हमारी पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है इसके लिए। ज्यादातर नेता, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, बिहारी नहीं पूरे कंट्री में बोल रहा हूँ, 99% जो नेता होते हैं वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा देखते हैं। वो ये कौन, आप सर्कल्स में बैठ जाइए, कुछ ही बहुत अच्छे लोग हैं जो ये बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, कंट्री की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए उसकी बात करेंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से आगे नहीं निकल पाते हैं कि अपना है कि मैं अभी इस सीट से जीता हूं, इस सीट से जीतूंगा, मंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, और वो बन के क्या करेंगे उसकी कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं करेंगे। खैर, ये एक लंबी चर्चा है, और वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से ज़िंदगी में जो दोस्त आपके होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आप खुद होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि राजनीति को लेकर भी तथ्य कहीं ना कहीं सही है। राजनीति में आखिरकार उसी तरह के लोग निकल कर आते हैं जिस तरह का समाज चाहता है। ऐसा नहीं कि समाज की चाहत अलग है और राजनेता कुछ अलग आ जाते हैं, अंतोगत्वा दोनों सिंक तो होते ही हैं। तो जनता को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है कि उनकी एस्पिरेशन क्या है, और एस्पिरेशन कहीं गलत तो लेकर नहीं बैठे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय भाई,
आपने इतने डिटेल में, इतने विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। और फिर से हम कह दें कि इस चर्चा का उद्देश्य ऐसा कतई नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को लेकर हमें कोई ऐसी बात करनी है, लेकिन हाँ ये जानना ज़रूरी है कि 90 का जो दौर था या उसके बाद का दौर था, उसमें किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम रहा या बाकी चीज़ें रही, क्योंकि उसको लेकर लोग आज तक सफ़र कर रहे हैं। और शायद वो, मुझे लग रहा है कि वो जो गड्ढे उस वक्त बने हैं वो अभी तक भरे नहीं है। और ये भी ज़्यादा एक खुशी की बात नहीं कि उसके बाद 20 सालों में भी उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हालांकि उसको लेकर आपके अपने तर्क हैं, लेकिन हाँ वो चीज़, जो भी चीज़ है, ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हमने चर्चा की, उम्मीद करते हैं लोगों को काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।